अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिक्स डिस्कस करने की ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारी टर्म्स जो है वो समझाई और अब हम जो है वो एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एप्लीकेशन देखते हैं। एक मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस कर ली अपने बेसिक लेक्चर में। टर्म्स लिखी हैं कि भाई एनुअल डिमांड है 12,500 यूनिट्स, यानी कि कंपनी को पूरे साल में 12,500 यूनिट्स की ज़रूरत है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, ऑर्डर करने की किसी चीज़ को कॉस्ट है 50 रुपये की, और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 5 रुपये। अब सवाल ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फ़ायदा क्या है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए या किसी और क्वांटिटी पर। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करता हूँ। वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके सिलेबस में एक फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इनटू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। और इस पूरे को आपने स्क्वायर रूट में लिखना होता है या पावर 0.5 डाल दो, एक ही बात है। अब सर ये फॉर्मूला बताता क्या है? ई ओ क्यू या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये कहता है कि मैं जितने यूनिट्स बोलूं उतने हर ऑर्डर में मंगवाना, तो तुम्हारी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। क्या बोलता है ईओक्यू? बोलता है मैं जितने यूनिट्स कैलकुलेट करके दूं ना, तुम उतने उतने कर यूनिट्स मंगवाना पूरे साल में, तो तुम्हारी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, पहले तो ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर इस सेंटेंस को मैं समझाता हूँ। ईओक्यू के फॉर्मूले से अगर ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट है 50, इंटू एनुअल डिमांड, हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 12,500 की एनुअल डिमांड है, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 5 रुपये की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है, पावर 0.5 या स्क्वायर रूट में पूरा डाल दो, आंसर आता है 500 यूनिट्स। यानी कि यू क्यों मुझे ये कह रहा है कि 500 चीज़ें मंगवाओ, फिर 500 चीज़ें मंगवाओ, फिर 500 चीज़ें मंगवाओ, फिर 500 चीज़ें मंगवाओ, तो क्या होगा? तो तुम्हारी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट जो है ना, उसका टोटल जो होगा वो मिनिमम होगा। अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। एक जगह पे मैं लिखता हूँ 500, एक जगह पे इससे कम क्वान्टिटी लिख लेता हूँ, चलो 100 लिख लेते हैं, और एक जगह पर इससे ज़्यादा क्वांटिटी लिख लेता हूँ। चलो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 1000। लिखेंगे तो ऑर्डर्स सही नहीं आएंगे। एक काम करता हूँ मैं, इसको कर देते हैं हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1250। चलो 1250, ठीक है ना? समझाने के लिए मैं 3 वैल्यूज़ ले रहा हूँ, 1250, 100 और 500। 500 जो ईओक्यू ने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखना। पहले मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते हैं एनुअल डिमांड, यानी कि पूरे साल में कितने यूनिट्स मंगवाने हैं, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, यानी कि एक वक्त में कितनी चीज़ें मंगवा रहे हो। तो अगर पूरे साल में 12,500 चीज़ों की ज़रूरत है और एक वक्त में मैं 100 चीज़ें मंगवा रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे, अगर मैं ऐसा करता हूँ 100 चीज़ें मंगवाता हूँ, तो टोटल 125 बार चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, 125 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर एनुअल डिमांड 12,500 यानी कि पूरे साल में 12,500 चीज़ें चाहिए, और मैं 500 कर चीज़ें मंगवाता हूँ, तो पूरे साल में मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो प्लेस करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे 25। अच्छा, अगर मैं पूरे साल में 12,500 चीज़ें मंगवाना चाहता हूँ और 1250, फिर 1250, फिर 1250, फिर 1250, फिर 1250 चीज़ें मंगवाता हूँ, तो मुझे पूरे साल में मंगवानी पड़ेंगी 10 बार चीज़ें। अब इससे हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? देखो, 125 बार अगर मैं चीज़ें मंगवाता हूँ और एक बार चीज़ मंगवाने का खर्चा 50 है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर दी हुई है, एक बार चीज़ मंगवाने का या डिलीवरी चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 50 रुपये है, तो आपके पास 125 बार चीज़ें मंगवाओगे तो खर्चा होगा 6,250। अच्छा, अगर 25 बार चीज़ें मंगवाओगे और एक बार चीज़ मंगवाने के लिए 50 रुपये पे करने हैं, तो आपका टोटल खर्चा होगा 1,250।
अगर आप 10 बार चीज़ें मंगवाओगे, अगर आप 10 बार चीज़ें मंगवाओगे, अगर आप 10 बार चीज़ें मंगवाओगे और एक बार चीज़ मंगवाने का खर्चा 50 रुपये है, और एक बार चीज़ मंगवाने का खर्चा 50 रुपये है, तो आपकी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो होगी 500। ठीक है, तो अगर मैं 125 बार चीज़ें मंगवाता हूँ टोटल खर्चा चीज़ें मंगवाने का 6250 होगा। कैसे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स यानी कि 125 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग यानी कि 50। अगर मैं 25 बार चीज़ें मंगवाता हूँ तो एक बार का खर्चा 50, तो 1250। और अगर मैं 10 बार चीज़ें मंगवाता हूँ, एक बार चीज़ मंगवाने का खर्चा 50, तो 500। इसका मतलब इसका मतलब अगर आप ज़्यादा चीज़ें एक साथ मंगवाते हो, यानी कि आपका जो ऑर्डर साइज़ है, ऑर्डर साइज़ का मतलब एक वक्त में जितनी चीज़ें मंगवा रहे हो, और ये आपने EOQ के फॉर्मूले से 500 तो कैलकुलेट किया था, ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहलाता है। अगर आपका ऑर्डर साइज़ 1250 है, ज़्यादा चीज़ें एक साथ मंगवा रहे हो, कम ऑर्डर्स होंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। जाहिर सी बात है, कम बार चीज़ें मंगवाओगे तो डिलीवरी चार्जेस कम होंगे। अगर आप कम चीज़ें मंगवाओगे तो बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री जो है उसका फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था। अगर बफर स्टॉक हो तो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 प्लस बफर स्टॉक, अगर ऑर्डर बफर स्टॉक ना हो तो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, जो हमारा पार्ट नंबर 1 है लेक्चर का, उस पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कोई बफर स्टॉक नहीं है, तो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 एवरेज इन्वेंट्री, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 एवरेज इन्वेंट्री, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 एवरेज इन्वेंट्री। ऑर्डर साइज मतलब कि एक वक्त में मैं कितनी चीज़ें मंगवा रहा हूँ। टोटल होल्डिंग कॉस्ट आती है एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो आपके पास पहले केस में एवरेज इन्वेंट्री आपकी 50 है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एक चीज़ को होल्ड करने की कॉस्ट, और होल्डिंग कॉस्ट में क्या आता है और क्या चीज़ है और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हमने। तो ये बनता है 250। और अगर एवरेज इन्वेंट्री 250 हो और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 हो तो ये बनता है 1250। और अगर एवरेज इन्वेंट्री 625 हो और ये 5 हो तो ये बनता है 3125। अब तुम इसमें एक ट्रेंड देखना कि जैसे जैसे ऑर्डर साइज इंक्रीज़ होता है, यानी कि एक साथ तुम ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हो तो तुम्हारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मंगवाओगे, ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस, ज़्यादा इंश्योरेंस, ज़्यादा फाइनेंसिंग का कॉस्ट, ज़्यादा सिक्योरिटी। कम चीज़ें मंगवाओगे, छोटा वेयर हाउस, छोटी दुकान, छोटी जगह, छोटी इंश्योरेंस, कम फाइनेंसिंग की कॉस्ट, कम सिक्योरिटी की कॉस्ट। ये हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए, आपके इंशाल्लाह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। अब EOQ ने क्या बोला था? EOQ ने बोला था मैं तुम्हें जितने यूनिट्स मंगवाने को बोलूँ एक बार, उतने उतने कर कर मंगवाना, तो फ़ायदे में रहोगे, तो तुम्हारी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम होगा। देखो, अगर मैं 100 कर कर चीज़ें मंगवाता हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 6250 और मेरी होल्डिंग कॉस्ट 250, कितना आया? 6500। अगर मैं 500 500 500 500 कर कर चीज़ें मंगवाता हूँ तो टोटल खर्चा ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का 2500। अगर मैं अगर मैं 1250 कर कर चीज़ें मंगवाता हूँ तो ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल खर्चा 3600 और 25 रुपये। ये क्या मैंने कैलकुलेट किया? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट, दोनों का टोटल। समझ रहे हो बात को? तो अब देखो, कंपनी के लिए फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या है कि यार उसके खर्चे कम से कम हो, और ख़र्चे कम से कम कहाँ पर हो रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर। इस केस में खर्चे कम से कम हो रहे हैं। तो तुम देखो कि जो टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट है वो इस जगह पर मिनिमम है, जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का लेवल बनता है। और यही EOQ कहता है कि जितने यूनिट्स मैं बोलूँ उतने कर 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 मंगवाना, तो तुम्हारा ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल जो है वो बराबर होगा। एक और बात मैं यहाँ पर एक और फैक्ट हाईलाइट कर दूँ फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तरफ जा सकते हैं और उससे चीज़ें सीख सकते हैं। वो ये है, इफ़ देयर इज़ नो बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, जिसकी डेफिनेशन हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में सीखी। इफ़ देयर इज़ नो बफर और सेफ्टी स्टॉक एंड कंपनी इज़ प्लेसिंग ऑर्डर्स बेस्ड ऑन EOQ, और कंपनी EOQ के हिसाब से ऑर्डर्स प्लेस करे, टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर कंपनी के पास कोई बफर स्टॉक ना हो और कंपनी EOQ के हिसाब से ऑर्डर्स प्लेस कर रही हो तो कंपनी की ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के बराबर होगी।
अगर कंपनी ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर्स प्लेस करे और बफर स्टॉक ना हो, यानी कि यही वाला केस, तो कंपनी की टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होगी। अगर ये 1250 तो ये भी 1250। ठीक है जी। तो अब हम पास पेपर से प्रैक्टिस कर कर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। 2 बेसिक लेक्चर्स में मैंने बहुत सारी ईओक्यू से रेलेवेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो भी अच्छी लगे और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और हाँ, अगर कोई भी मेरा एनरोल्ड या रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और उसको ये वाली शीट चाहिए तो वो 0345308631 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करे और वो ये शीट ले सकता है। बहुत